अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। मैं हूं नादिया अनवार। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 2024 के दौरान 84% का तारीखी इजाफा हुआ। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स 2024 में 52,675 पॉइंट्स बढ़ा, जो साल के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,15,126 है। साल 2024 में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,039 रही, जबकि कम तरीन सतह 59,191 रही। शेयर बाजार में 2024 में 139 अरब शेयर्स के सौदे हुए, जबकि कारोबार की मालियत 5,464 अरब रुपए रही। इसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,432 अरब रुपए बढ़कर 14,495 अरब रुपए रही। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर 2 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 48 पैसे का था। सोने की फी तोला कीमत में 2024 में 52,600 रुपीस का इजाफा हुआ। 2024 में सोने की फी तोला बुलंद तरीन कीमत 2 लाख यानी 2,87,900 रुपीस रही, जबकि कम तरीन कीमत 2,10,800 रुपीस रही। सोने की आलमी कीमत 2024 में $552 बढ़कर 2,614 डॉलर्स रही। 2024 में सोने की आलमी कीमत 26.7% बढ़कर रही। 2024 में सोने की फी औंस आलमी कीमत $774 के बैंड में रही। 24 में सोने की बुलंद तरीन कीमत $2,784 फी औंस और कम तरीन कीमत $2,010 फी औंस रही। वज़ीर आज़म हज़ारा मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान मंसूबा 3 साल में मुल्क को दुनिया के बड़े ममालिक की सिफ में ला खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि हम आज यहाँ 12 से 14 माह में पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने माली साल 2024 साल यानी 24 साल बाद सरप्लस हासिल किया। अफराद-ए-ज़र 38% से कम होकर 5% पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। ये थी अब तक की अहम खबरें, और जो है अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सपर्ट्स। वेलकम टू द क्वेश्चन आंसर विद आवर एक्सपर्ट। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर जो है हमारे साथ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशीद मलिक साहब मौजूद हैं और आपके सवालात हैं। सर वेलकम। और सबसे पहले जो है जो सवाल पूछा गया है फैज़ान की तरफ से, CPPL के बारे में बता दें। CPPL अच्छा, सीपीपीएल। हाँ, जी। सीपीपीएल का आउटलुक मुझे पर्सनली तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सीमेंट की पैकेजिंग की डिमांड वगैरह में अपलिफ्ट होने में स्लाइटली टाइम लगेगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले है लेकिन अच्छा स्टॉक है। सही। और सर ये पाक इलेक्ट्रॉन और जावेदान कॉरपोरेशन के बारे में भी बता दें। जी, पाक इलेक्ट्रॉन और जावेदान दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि पॉलिसी रेट डिक्लाइन होने की वजह से जो कंज्यूमर जो डिमांड में ग्रोथ आएगी उसकी वजह से ये दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिविटी रहेगी। सही। अच्छा, ये वाई FFC कंटिन्यूसली इन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। एफएफसी थोड़ा सा परफॉर्म कर गया था और करेक्ट हो रहा है। और ये है कि मे बी एक और रीजन इसका ये भी है कि बातें चल रही हैं कि गैस प्राइसेस जो है वो यूनिफॉर्म होंगी, यानी कि एफएफसी की जो गैस प्राइसेस हैं जो उसको गैस
कॉस्ट मिलती है वो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से मे बी। लेकिन हमारा तो मानना ये है कि ये चीज़ मुश्किल होगी रियलाइज होना। हम्म। लेकिन मे बी उसकी वजह से एक तो ये कि परफॉर्म कर गया था बहुत ज्यादा, और दूसरा मे बी गैस प्राइसेस की वजह से उसमें सही। नेगेटिविटी आई हुई है। सही। अच्छा, ये भी एक सवाल है सर, व्हाट प्राइस एक्सपेक्टेड फॉर शेयर्स ऑफ PHDL ऑन वाइंडिंग अप एंड व्हाई इट इज नॉट परफॉर्मिंग? जी वो जाहिर है कि उसकी आई थिंक 80 रुपीज पर शेयर की अमाउंट है जो कि वो दे सकता है। तो ऑब्वियसली वो, और कंपनी जो है वो अब बंद होने वाली है, यानी कि कंपनी के ऑपरेशंस खत्म होने वाले हैं, तो वो जाहिर है कि फिर उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा कि जितने उसके पास अमाउंट अवेलेबल है कि जिसका वो डिविडेंड दे पाए, और जो क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो रहा है जाहिर है, तो ये यही रीजन है कि नहीं कर रहा परफॉर्म। सही। और सर आखिरी सवाल ये कि हाउ डू यू सी BWLC फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months? रिसेंटली ये 500 का हाई टच हाउ करके डू यू? BWLC और जो है BWLC जी, बेस्ट वे सीमेंट का पूछा है मेरे ख्याल से इन्होंने। आई आई थिंक सो सर। इन्होंने ये पूछा कि आगे अगले 3 से 6 महीने में कैसा देख रहे हैं इसको आप? अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड इसका आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता है, तो ये है कि उस लिहाज से ये अच्छा स्टॉक है। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका। और नाजरीन, अब यहाँ पर जो है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ होंगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और जो कमोडिटीज के हवाले से भी हमें बताएंगे। तो चलें उन्हें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट में हमारे साथ एक हमारे आज एक्सपर्ट होते हैं। जी हाँ, ये इनका ताल्लुक है टॉप लाइन सिक्योरिटीज से और ही इज़ द हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मोहसिन हसन साहब। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खरीद से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले तो जो है मैं ये जानना चाहूँगी कि जो है थोड़ा सा हम PSX के हवाले से जो है थोड़ा टेक्निकली आप हमें बताएं। कुछ हमारे जो है व्यूअर्स के सवाल थे, उन सवालों की जो है रोशनी में आप हमें थोड़ा टेक्निकल के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले जो है वो हमसे पूछा, जो सवाल किया था अ, उसके हवाले से CPPL के हवाले से पूछा गया है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें। जी देखें, जैसे कि CPPL की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये है चिराग पैकेजिंग। अच्छा, इसके अंदर आप देखें, अगर हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका चार्ट, ये बेसिकली इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आई होप ये विजिबल है। नहीं, विजिबल नहीं है। एक सेकेंड जी, जी। इसको हम जी, नाउ इट्स विजिबल। जी। हम्म। अच्छा जी, ये है बेसिकली चिराग पैकेजिंग का। अगर हम इसको वीकली, ये है वीकली बेसिस का टाइम फ्रेम इसका। और अगर हम इसको मॉनिटर करें, देखें यहाँ पर प्राइस काफी तेजी से रिकवर हुई है, एक वेज पैटर्न बना हुआ है। हम्म। अगर हम इसको मिनिमाइज करें इसके ऑल टाइम हाई से लेके, तो एक वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है वीकली बेसिस के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस का जो एरिया है इसका 141 के आसपास, उसको ये टेस्ट करके ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इनिशियली इससे पहले भी कोशिश हुई थी, ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी, प्राइस हुई, लेकिन वो एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर किया था प्राइस। उसके नेक्स्ट वीक में ही आगे जो है वो उसने करेक्शन ले ली थी। अभी भी इस वीक में पॉजिटिव है, ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई है। 141 के आसपास ये ट्रेंड लाइन है, और इसका एक बड़ा क्रिटिकल एरिया भी है 141 का। अगर तो प्राइस कमिंग वीक्स के अंदर 141 के ऊपर स्टेबल हो जाती है, तो उसका फिर आप नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा दैट इज अराउंड, ये अगर हम इसको देखें, ये इसका जो प्रीवियस टॉप था, ये बन रहा है अराउंड 160 से 170 का एरिया। तो यहां पर इसको ये टारगेट करेगा। कंडीशन कंडीशन इसके लिए कि ये 141 के ऊपर स्टेबल हो। अदरवाइज जब तक प्राइस एक तरह से कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, वेज के अंदर, तो आप इसको डिप पे अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब तक ये अराउंड अपनी जो 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज है 120 के आसपास,
उसके ऊपर 120 122 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो आप इसको डिप पे एक्यूमुलेट करके होल्ड कर सकते हैं। और ये अगर वेज पैटर्न से बाहर निकलता है वीकली बेसिस के ऊपर, क्लोजिंग देता है और फिर कंटिन्यू ये करता है, तो इसमें अपसाइड पे इसका टारगेट होगा 160 से 170 का एरिया। सही। सर इसी के साथ ही नेक्स्ट जो है वो है टीपीएलपी के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, अब टीपीएलपी अगर हम चार्ट देखें, ये इसको भी हमने इनिशियली तो पहले इसका फॉर्मेशन देखने के लिए इसको वीकली बेसिस पे देखा। हमने देखा कि एक ऑल टाइम हाईस के पास ही गया था 2021 के अंदर 48 रुपीज तक। वहां से फिर बिल्कुल प्राइसेस क्रैश हुई, और अभी उसके बाद फिर ये आया अराउंड 6 रुपीज 88 पैसे तक चला गया था। वहां से फिर एक रैली डेवलप होनी शुरू हुई इसके अंदर। और अगर हम इसको मॉनिटर करें, प्राइस जरूर इस वक्त ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर जरूर है। आरएसआई अराउंड 87 पे आ गया, बट थोड़ी सी अभी भी कह सकते हैं कि रूम है आरएसआई के अंदर। हम्म। अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास जरूर है ये, जो उसके पिछले टॉप्स अगर आप यहाँ देखें, मैं इसको मार्क भी करता हूँ। जो ये ब्लू लाइन पे हम इसको देखेंगे, ये इसने अपना टेस्ट किया है। जो रीसेंट रेजिस्टेंस एरिया था, ये आ रहा था अराउंड 1603 के पास। तो फिलहाल थोड़ा सा एक पुल बैक आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक आ सकता है। और अगर हम इसको बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें, तो प्राइस अभी भी जो है वो एक बुलिश फॉर्मेशन के अंदर ही मौजूद है। तो बहुत से बहुत अगर हमने इसमें पुल बैक अगर देखा, तो ये पुल बैक आपको मिल सकता है अराउंड 13.5 रुपए से 14.5 के एरिया के आसपास। और वहां पर हम इसको दोबारा क्यूमुलेट कर सकते हैं। प्राइस जब तक समझे इस ये राइजिंग हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है उसके ऊपर ही जब तक ये स्टेबल है, तो ये जो 16 का ब्रेकआउट हो गया होगा, तो इसका इनिशियली ये जो रेड जोन हमने मार्क किया हुआ है, ये बन रहा है 19.6 से 20.8 का पहला टारगेट एरिया होगा। और इसको ये इसका इनिशियल टारगेट होगा। कंडीशन ये है कि प्राइस जो है वो अराउंड 13 और 13.5 के ऊपर स्टेबल रहे। कंसोलिडेशन हो सकती है, थोड़ी सी पुल बैक एक आ सकता है, बिकॉज आरएसआई इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड ओवरबॉट उसके अंदर टेरिटरी के अंदर है। तो हम इसके अंदर एक टेम्पररी पुल बैक देख सकते हैं 13.5 से, जो उसके ऊपर ऊपर इसको बाय करना चाहिए। और ये जो 16 का ब्रेकआउट होगा और स्टेबिलिटी उसको 19.5 और 20.8 तक ले जा सकता है। सही। अच्छा सर यहाँ पर जो है टारगेट प्राइस पूछी गई है टेली और जीजीएल की। टेली को भी हम देख लेते हैं। देखिए, टेली कार्ड का अगर हम चार्ट देखें छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, तो थोड़ा सा इसके अंदर एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। 9 रुपये 20 पैसे के एरिया तक आ सकते हैं, बिकॉज प्राइस रिजेक्ट हुई है अपने प्रीवियस जो टॉप रजिस्टर हुआ था 10.3 10 रुपये 33 पैसे का। उस एरिया को दोबारा टेस्ट करके प्राइस के अंदर एक दोबारा सेल ऑफ ट्रिगर हुआ है। अब इसको अगर हम वैसे चेक करते हैं, तो तकरीबन 9 रुपये 20 पैसे तक इसमें गुंजाइश है। बट इवेंचुअली फिर ये थोड़ा सा अगर हम और इसमें पीछे जाएं, तो उसकी जो अपसाइड में पोटेंशियल है, ये तकरीबन 11 से 12 रुपए तक जा सकता है। बट एक पुल बैक के बाद तकरीबन 9 रुपये 20 पैसे 9 रुपये 40 पैसे का एक इसमें डिप आ सकता है। और अगर उस वो अगर डिप एक्सटेंड भी होता है, तो तकरीबन 8 रुपये 90 पैसे से 9 रुपये 40 पैसे के एरिया में एक डिप आ सकता है। वहां से प्राइस को दोबारा बाउंस होना चाहिए तकरीबन 11 से 12 रुपए के लिए। कोई बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल में इसके अंदर फिलहाल अनटिल अनलेस कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं होती, तो टेक्निकल्स की बेसिस पे इनिशियली जो इसका टारगेट हो 11 से 12 रुपए का। तो सही। ये तो टैली हो गया। और दूसरा टेली। आपने जी सर जीजीएल। अच्छा, जीजीएल के अंदर हम अगर देखें, तो
जीजीएल एक अच्छा एक अपना बड़ा यहाँ पर अगर हम इसका वीकली बेसिस पे देखें, प्राइस एक बुल रन को इंडिकेट कर रही है, जो कि कमिंग वीक्स के अंदर आ सकता है। और ये इनिशिएट जो एक रैली हुई है, ये बस समझे थोड़ा सा इसको एक एरिया अपना क्लियर करना है, जो कि रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक एरिया बना हुआ है यहाँ पर। ये है तकरीबन 17.4 से 18 रुपये 70 पैसे का एरिया। और इसको अगर हम जैसे आप, मैं इस पर मार्क भी कर देता हूँ, जो हमने ये जो रेड जोन है, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस का एरिया, ये क्लियर हुआ और उसके ऊपर प्राइस रुकी, तो ये आपको मिलेगा कमिंग अपकमिंग डेज के अंदर 23 से 26 रुपीज का इसका टारगेट होगा, कम से कम। और फिर अगर वो रैली प्रोलॉन्ग रहती है और ये इस जो रेड जोन के ऊपर अगर ये स्टेबल हो जाता है और अपनी एक ये बिकॉज ये जो रेड जोन है, ये इसका काफी अरसे से एक एरिया ब्रेक नहीं हुआ, इसने काफी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई थी यहाँ पर, फिर उसके बाद प्राइस गिरी। और अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर कंसोलिडेशन हो जाती है, तो ये फिर इवेंचुअली टारगेट करेगा ये 23 से 26 रुपए, और उसके बाद फिर अगर आप बड़े टारगेट के लिए जाएं तो तकरीबन 36 से 40 रुपीज का इसका टारगेट होगा। तो ये है, बट उसके लिए इसको ये जो इसका सप्लाई जोन है 17.45 से 18.7 का जो एरिया, ये क्लियर होना चाहिए इसके ऊपर। वीकली बेसिस पे अगर ये स्टेबल हो जाता है तो एक हम इसके अंदर बुल रन कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। 26 रुपए 23 रुपए, ये तो इमीडिएट टारगेट्स होंगे। बट थोड़ा लॉन्गर फेज के अंदर तकरीबन 37 38 इवन 40 भी। सॉरी। अच्छा, इनका फर्दर क्वेश्चन भी ये था कि शेल वी बाय एफएफसी एंड ईफर्ट एट दिस रेट। एफएफसी और ईफर्ट के हवाले से भी ये जानना चाह रहे एफएफसी को भी देख लेते हैं। हैं। देखिए, एफएफसी के अंदर तो मुझे पर्सनली थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, तो उसके लिए वीकली बेसिस पे तो पिछले 2 वीक से थोड़ा सा नेगेटिव है। और इसको अगर हम डे पे देखें, एफएफसी के अंदर मुझे थोड़ी सी करेक्शन नजर आ रही है। प्राइस आरएसआई भी इसका एक तरह से न्यूट्रल एरिया के अंदर ही है, तो ये तकरीबन अभी इस वक्त 366 पे है। एफएफसी को मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इसको अपनी लोअर ट्रेंड लाइन ये जो आ रही है यहाँ पर परचेज किया जाए, या फिर एक्सक्यूज मी, ये ईएम इसकी जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये आ रही है 328 रुपए सही। से 345 रुपए, ये एक एरिया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके अगर आप परचेज करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा अच्छे इसमें गेन्स मिल सकते हैं। थोड़ी सी अभी करेक्शन की गुंजाइश है, लग रही है एफएफसी के अंदर। सही, और ईफर्ट के हवाले से भी सिर्फ बता दे एट दिस रेट उन्होंने कहा है। ईफर्ट का देखें, ईफर्ट को हम डेली बेसिस पे देखें तो उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा बना है। ये अगर हम चार्ट्स को देखें, ब्लू लाइन जो हॉरिजॉन्टल आ रही है, इसका ब्रेकआउट था, बुलिश ब्रेकआउट था। इसने काफी अरसा यहाँ पर होल्ड किया, रेजिस्टेंस मिली 172 रुपीज के पास, और वहां से जब रैली एक बनी है, अब उसके बाद फिर इसने कंसोलिडेशन थोड़ी की 190 और 185 के एरिया में। तो ईफर्ट को अगर हम देखें, टेम्पररी तौर पे 211 212 के पास इसको रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसकी वजह से टेम्पररी बेसिस के ऊपर उस एरिया के पास जाके एक पुल बैक ले सकता है। बट इसका एक अच्छा एरिया होगा क्यूमुलेशन का, तकरीबन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 184 से आप समझें 195 के दरमियान। और इसका जो उसके वो एरिया का ब्रेक हुआ, तो फिर हम इसको एक रिविजिट देख सकते हैं दोबारा 173 के पास। तो जब तक 173 वन ओवरऑल अगर हम देखें मीडियम टर्म के अंदर, तो 173 172 के ऊपर जब तक ये स्टेबल है, तो इसको बाय ऑन डिप ही कंसिडर किया जाएगा। बट इमीडिएट जो थोड़ा सा इसका सपोर्ट जोन है, वो है 184 से 195 के एरिया में। वहां से प्राइस को उठ के दोबारा अराउंड 208 210 के पास ट्रेड करना चाहिए। अ, अगर फॉर एग्जांपल ये इसका जो हम जैसे कि चार्ट में देख रहे हैं, इसका ये वेज अगर ब्रेक होता है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 215 216 के ऊपर स्टेबल हो जाती है, तो फिर हम इसका टारगेट 230 235 तक ये मजीद जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए 210 12 के ऊपर उसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी वीकली बेसिस के ऊपर। सही।
अच्छा सर, यहाँ पर मारी के हवाले से सवाल पूछा गया कि वांट टू सेल मारी शेयर्स, एनी प्राइस बूम एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट फ्यू डेज। इसको मारी को भी हम देख लेते हैं। देखिए मारी के चार्ट्स के अंदर तो फिलहाल ये अपना बुल रन कंटिन्यू करेगा। पुल हम्म। बैक्स अगर आ सकते हैं थोड़ा बहुत, अभी तो 719 रुपए पे, तो थोड़ा बहुत अगर पुल बैक्स आए अपने आके 20 डे मूविंग एवरेज को अगर टेस्ट करते हो 670 680 वगैरह तक आ सकता है, बट ओवरऑल ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही है। तो टेम्पररी जो भी करेक्शंस अगर कुछ आई तो आई, अगर आपकी अगर मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर इसमें नीचे की परचेज बाइंग हुई हुई है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि अपने हाईएस्ट के पास ही है। तो हम्म। क्योंकि देखिए हमारा इंडेक्स भी ओवरऑल तकरीबन 1,15,000 के आसपास है, तो हो सकता है ओके। कमिंग डेज के अंदर, क्योंकि साल कंप्लीट हो चुका है, हम्म। तो गोइंग फॉरवर्ड कुछ प्रॉफिट टेकिंग आए इंडेक्स के अंदर, तो बेहतर है कि अगर प्रॉफिट में है, तो उसको प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी की जाए, ताकि इन केस अगर प्राइसेस आती हैं अराउंड 650 या 600 के आसपास, पुल बैक अगर आता है, तो वहां पर आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं इसमें। सही। सर, इसी तरीके से पीएसओ के हवाले से भी पूछा गया कि 15 डेज के लिए जो है पीएसओ और एयरलिंक, तो सबसे पहले जो है वो पीएसओ या एयरलिंक में से जो भी आप बताना चाहें। देखिए पीएसओ को देखें तो पीएसओ में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। पीएसओ काफी अरसे से अपने आरएसआई भी इसका 70 के ऊपर ही है, हम्म। और बेरिश डाइवर्जेंस कह सकते हैं आप बन रही है, बिकॉज अगर आप देखें जो एक आरएसआई के अंदर एक टॉप रजिस्टर हुआ था तकरीबन 211 रुपए पे, पर उसके बाद वो रैली एक्सटेंड होती गई, बट आप आरएसआई उतनी तेजी से मोमेंटम के साथ बढ़ा नहीं है। तो कह सकते हैं टेम्पररी करेक्शन आ सकती है, अगर हम डायरेक्टली इसकी बिल्कुल जो रैली यहाँ से 160 रुपए से बढ़ना शुरू हुआ था, सीधी सीधी हम लगाएं, जो करेक्शन लेवल जो कि यूजुअली मार्केट टेस्ट करती है वो 23% के होते हैं, तो सीधा सीधा अगर हम रखें तो अभी 440 पे ट्रेड कर रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड 393, 400 आप रखें, 400 से तकरीबन 380 का एरिया है, कि यहाँ पर आप उसको अगर बाय करें तो यहाँ तक थोड़ी सी करेक्शन इसमें आ सकती है पीएसओ के अंदर, बिकॉज देखिए थोड़े से इसमें आप इस प्राइस के अंदर थोड़े से गैप ओपनिंग्स भी हैं, तो यूजुअली जब भी मार्केट इन गैप्स के साथ बढ़ती है ना, तो ये गैप्स जाके फेयर वैल्यू गैप्स कहलाते हैं, ये फिल होता है। और प्लस आज एक तरह से नेगेटिव क्लोज हुआ है डे इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो थोड़ा सा एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है पीएसओ के अंदर। मैं करंट लेवल्स पे तो फिलहाल अभी यहाँ पर बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा। सही। अच्छा सर, एयरलिंक का भी जरा बता दें। एयरलिंक के अंदर देखिए टू एयरलिंक के अंदर भी प्राइस इस वक्त थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक पुल बैक ले सकती है। एयरलिंक को अगर बाय किया जाए तो तकरीबन 200 195 के आसपास से जो इसकी, क्योंकि देखिए प्राइस काफी ज्यादा स्ट्रेच कर चुकी है, हाई इसमें पुल बैक्स आते हैं, फिर प्राइस जाके एक नया नया हाई रजिस्टर करती है। आज भी अगर देखें तो प्राइस ने अराउंड 228 रुपए के करीब गया, और लेकिन होल्ड नहीं कर सकी, प्राइस क्लोज जरूर पॉजिटिव में हुई है, 220 रुपए पे बंद हुआ है, लेकिन नेक्स्ट इसको देखेंगे, कल देखना है कि क्या सस्टेन कर पाते हैं या नहीं, बट थोड़ा सा पुल बैक एक एक्सपेक्टेड है। एयरलिंक मेरे हिसाब से अराउंड 200 या 190s के एरिया में आता है, तो वहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा मीडियम टर्म की अगर बात करें, तो एयरलिंक में थोड़ी सी करेक्शन, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, एयरलिंक को तकरीबन 160 170 एक अच्छा एरिया होगा, वहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है। सही। सर, अब जो है मैं चाहूंगी कि कमोडिटीज के हवाले से जो है आप थोड़ा सा जो है हमें बताएं, जिसमें जो है गोल्ड है और फॉरेक्स वगैरह, ये सारी इनके हवाले से हमें थोड़ा सा अपडेट करें प्लीज। देखिए साल का एंड इस वक्त है, गोल्ड की प्राइसेस भी थोड़ी सी इस वक्त अंडर प्रेशर है। हम्म। इतना कोई खास मूवमेंट नहीं होती इन फाइनल डेज के अंदर, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें जितने भी बड़े बैंक्स और फंड्स होते हैं, ये इस वक्त हम्म। हॉलिडे सीजन होता है, क्योंकि आखिरी जो वीक होता है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम अगले साल की बात करें, फेड की रेट हाइक एक्सपेक्टेड, वो रेट कट एक्सपेक्टेड है, और अगर ये तो इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर होती है, अगर हम्म। यूएस इन्फ्लेशन,
तो फिर हम रेट कट्स के अंदर जो है वो तेजी देख सकते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स की प्राइसेस में जो है वो एक इजाफा होगा। स्पेसिफिकली अगर हम खाली गोल्ड की बात करें तो ये जो दिसंबर से जनवरी का टाइम पीरियड होता है, ये गोल्ड के लिए फेवरेबल टाइम होता है, लाइक बुलिश पीरियड होता है। इसके अंदर गोल्ड की प्राइसेस जो है तकरीबन 8 से 10% जो है वो पिछले, अगर आप 10 साल के डेटा को फॉलो करें तो 8 से 10% की रैली बनती है। तो वो एक्सपेक्ट की जा रही है गोइंग फॉरवर्ड इन करंट रेट्स के पास से, अगर प्राइस कंसोलिडेट होती हैं तो ये है। बट अगर तो ये मार्च के अंदर रेट कट नहीं करते और ये प्रोलॉन्ग इसको करते हैं, जून तक लेके जाते हैं, तो फिर एक बड़े जो एक काफी अरसे से गोल्ड के अंदर करेक्शन एक्सपेक्ट की जा रही है, तो वो फिर हम हमें देखने को आएगी फरवरी से अप्रैल के टाइम फ्रेम के दरमियान। तो वहां पर वो एक अच्छा एरिया होगा कि हम इसको लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से देखा जाए तो गोल्ड को क्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑयल की प्राइसेस के हवाले से देखें तो ऑयल फिलहाल अभी अनटिल अनलेस ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद इनकी जो क्या पॉलिसी होती है शेल ऑयल के हवाले से, अगर तो शेल ऑयल प्रोडक्शन डोनाल्ड ट्रम्प ओवर टेकिंग के बाद जो भी इनकी पॉलिसी होती है अगर ये कंटिन्यू कर देते हैं, तो फिर तो हम ऑयल के अंदर एक कमिंग लाइक मंथ्स के अंदर, क्वार्टर के अंदर एक पुल बैक देखेंगे, एक डाउन साइड रिस्क एक्सपोज हो जाएगा, बिकॉज शेल ऑयल की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, तो वो फिर उससे प्राइसेस गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तो ये चीज़ नहीं होती और ये मिडल ईस्ट और रशिया यूक्रेन की जो वॉर ये अगर एक्सपेंशन की तरफ जाती है, तो फिर ऑयल की प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट राइज आ सकता है टुवर्ड्स $90-95, जो कि इवन 100 भी क्रॉस कर सकता है। तो ये है ओवरऑल। और इंट्राडे बेसिस के ऊपर देखें तो फिलहाल तो अभी अंडर प्रेशर है गोल्ड भी, मेटल्स ओवरऑल सारे अंडर प्रेशर हैं, और साल की क्लोजिंग हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं लास्ट डे। और ऑयल की प्राइसेस के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई है, और 72 का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ऑयल के हवाले से। अगर हम देखें एक मंथली बेसिस पे भी, इंट्राडे बेसिस के भी, यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी रहती है ऑयल की अंदर 72 के ऊपर, तो हम मजीद यहाँ से अराउंड 73, 50 और 75 के टारगेट देख सकते हैं अगले 1-2 दिन के अंदर। सही। सर थोड़ा सा डॉलर रेट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो है इसका ऑल ओवर रहा है और आगे नेक्स्ट ईयर में क्या एक्सपेक्ट है। देखिए अब अगर इसको बात करें, देखिए ग्लोबली देखा जाए तो डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रही है। और डिपेंड करता है हालात के ऊपर। डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त जब ओथ इनका है, ओथ सेरेमनी हम्म। 20th को है, तो उसके बाद जो भी इनकी पॉलिसीज अगर प्रो डॉलर होती हैं, अगर ये टैरिफ्स के लिए जाते हैं, सैंक्शंस लगती हैं, तो देखा जाए उसका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है डॉलर के ऊपर, बिकॉज जैसे जैसे अगर सैंक्शंस बढ़ेंगे, टैरिफ्स अगर लगाते हैं डोनाल्ड ट्रम्प चाइना या यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, हम्म। और तो उसका फिर ऑब्वियसली इनके ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो वो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो देखा जाए अभी तो फिलहाल 50-50 कह सकते हैं हम। और लेट्स इसके ऊपर एक वो है कि मैं थोड़ा सा लाइक डॉलर के ऊपर नेगेटिव हूँ मेरा, हम्म। बिकॉज जिस तरह से इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं और डी डॉलराइजेशन की तरफ मामला जा रहा है, रशिया चाइना एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं, तो वो ब्रिक्स की तरफ, ब्रिक्स जो है वो पेट्रो युआन का अगर एस्पेक्ट देखें तो डी डॉलराइजेशन की जैसे जैसे बढ़ रही हैं आगे चीजें, तो डॉलर के लिए थोड़ा सा ये साल और अगला साल जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा बेरिश मैं हूँ डॉलर के लिए। सही। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब आपका। और जो है यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सपर्ट का जो है ये सेशन एंड होता है। और होपफुली हमारे जितने भी नाजरीन हैं, आप लोगों के जो है जितनी भी क्यूरीज थी वो इसमें आपको जो है इसमें सवाल जो है आपको इसके में जवाब मिल गया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।